द ऑटोग्राफ दैट चेंज्ड एवरीथिंग, ऑटोग्राफ जिसने सब कुछ बदल दिया। शिदास का दिल एक खूबसूरत अंतहीन दुख से भरा हुआ था। उसका अकेलापन एक साथी की तरह उसके साथ रहता था, एक खामोश परछाई जो उसके अपार्टमेंट के खाली कमरों में उसका पीछा करती थी। उसकी पत्नी अनन्या उसके जीवन की मानसून थी, एक ऐसी ताकत जिसने उसके जीवन में जान, रंग और खुशी भर दी थी। वह 3 साल पहले गुजर गई थी और अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गई थी जो एक बोझ की तरह महसूस होती थी। दुनिया जो कभी एक रंगीन कैनवास थी, अब ग्रे रंग की एक अधूरी स्केच बन गई थी। उसका नॉवेला यादों का नक्शा सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसके लिए अनन्या की यादों को संजोने का एक जरिया था, उन सभी प्यार और अनकही बातों का संग्रह था जिन्हें वह जाने नहीं दे सकता था। यह किताब एक ऐसे आदमी की दिल छू लेने वाली कहानी थी जो अपनी प्रेमिका को खोने के बाद उन जगहों पर लौटता है जो उन्होंने एक साथ देखी थीं और पीछे ऐसे खत छोड़ जाता है जो उसकी यादों, उसके दुख और उसके अटूट प्यार के बारे में बताते हैं। हर अध्याय एक याद थी, वह कैफ़े जहाँ वे पहली बार मिले थे, वह भीड़ भरा बाजार जहाँ उन्होंने एक पुरानी निशानी खरीदी थी, और वह पुराना बरगद का पेड़ जहाँ उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। यह कहानी उसके अपने दर्द के धागों से बुनी गई थी, जो प्यार के दर्द और उसकी गूंज का एक कच्चा और सच्चा चित्रण थी। उसने इसे प्रसिद्धि या धन के लिए नहीं लिखा था, बल्कि अपने दुख को एक ठोस रूप देने के लिए लिखा था, ताकि अनन्या की याद हमेशा इंदा रहे। लेकिन किताब असफल रही। पब्लिशर्स ने इसे बहुत व्यक्तिगत, बहुत खास और बाजार के लायक नहीं बताया था। उन्होंने उससे कहा था कि दुख की कहानी बेचना मुश्किल है। अस्वीकृति के ढेर सारे पत्र जमा हो गए। हर एक पत्र इस बात की ताज़ा याद दिलाता था कि दुनिया में उसके दर्द के लिए कोई जगह नहीं थी, उसके प्यार के लिए कोई बाजार नहीं था। निराश होकर उसने इसे अमेन पर खुद से प्रकाशित करने का फैसला किया, एक छोटा, लगभग बेकार कदम, ताकि उसकी कहानी दुनिया तक पहुंच सके। वह एक कलाकार था जिसने अपना दिल अपने काम को दे दिया था, केवल यह जानने के लिए कि उसकी कला को बेकार मान लिया गया था। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, कोई साहित्यिक संपर्क नहीं था, और उसके दुख ने उसे दुनिया से अलग कर दिया था। उसका जीवन एक धीमी, शांत उदासी में बीत रहा था। एक गर्म दोपहर, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में वह खुद को अपने अपार्टमेंट की घुटन भरी यादों से दूर रखने के लिए कहीं जाना चाहता था। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, वह खिड़की से बाहर घूर रहा था, देहात की धुंधली होती हुई तस्वीर को देख रहा था, अपनी उदासी भरी सोच में खोया हुआ था। तभी उसने उसे देखा, एक युवा लड़की जो शायद 20 साल की थी, एक किताब में खोई हुई थी। उसका चेहरा खिड़की से आती हुई रोशनी से चमक रहा था। यह उसकी किताब थी। उसने तुरंत कवर पहचान लिया, एक अकेला, पानी के दाग वाला छाता। बाद में उसे पता चला कि उसका नाम श्रुति था। अचानक उसे एक झटका लगा, फिर एक उम्मीद की लहर उसके अंदर दौड़ गई। वह कुछ देर उसे देखता रहा, जिस तरह उसकी आंखें पन्नों पर दौड़ रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह एक ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना ही की थी। उसे एक ऐसा एहसास हुआ जिसका वह विरोध नहीं कर सका। वह उठा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह उसके पास गया। उसने कहा, माफ़ करना। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम एक ऐसी किताब पढ़ रही हो जिसे मैं जानता हूँ। श्रुति ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता दोनों थीं। उसने किताब उठाते हुए कहा, हाँ, यह बहुत अच्छी है। मैंने अभी शुरू ही की है। तुम्हें इसमें क्या पसंद आया? उसने एक उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा, जिस तरह से लेखक ने लिखा है। उसने बस इतना कहा, यह इतनी खूबसूरत और दुख भरी है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह याद और दुख की कहानी है। यह इतनी सच्ची लगती है। मैंने ऐसी कोई और किताब नहीं पढ़ी। शिपर भावनाओं की एक लहर दौड़ गई, जिसमें राहत, कृतज्ञता और एक गहरी संतुष्टि का एहसास था। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। वह एक पल के लिए रुका, फिर सच छिपाए बिना उसने कहा, मैं ही लेखक हूँ।
श्रुति की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी थी। उसका जबड़ा थोड़ा सा नीचे हो गया। अचानक शर्मिंदा हो गया था और उसने जल्दी से कहा, बाकी की कहानी का आनंद लो, और अपनी सीट पर वापस जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, श्रुति खड़ी हो गई थी और जल्दी से उसके पास गई। रुको, उसने सांस रोककर हैरानी से कहा। उसने किताब आगे बढ़ाई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। क्या आप मेरे लिए इस पर साइन कर सकते हैं? शी ने उसके द्वारा दी गई पेन ली और उसका हाथ कांप रहा था जब उसने अपना नाम साइन किया। जब उसने किताब वापस दी तो कुछ और यात्री जो यह सब देख रहे थे हरकत में आए। एक सज्जन, मिस्टर गुप्ता, उसके पास आए। उन्होंने सम्मान से कहा, मैंने सुना कि आपने क्या कहा। मैंने इस किताब के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रेन में लेखक से मिलूंगा। ये एक सम्मान की बात है। जैसे ही लोगों को यह पता चला कि वह कौन है, पूरे डिब्बे में हलचल मच गई। प्रिया नाम की एक युवा लड़की, जो एक उभरती हुई लेखिका थी, ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और तेज़ी से टाइप करने लगी। उसकी आवाज़ में हैरानी और उत्साह का मिश्रण था। कुछ ही देर में उसने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ओंग, मैं दिल्ली लखनऊ शताब्दी में शिदास के साथ हूँ, यादों का नक्शा के लेखक। यह अविश्वसनीय है। खबर तुरंत फैल गई। लोगों ने अपने फ़ोन पर उसकी पोस्ट और उसके द्वारा ली गई तस्वीरें देखना शुरू कर दिया। उत्साह चारों तरफ फैल रहा था। दूसरे डिब्बों के यात्री भी उसके डिब्बे की ओर आने लगे, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया की पोस्ट देखी थी या फुसफुसाहट सुनी थी। उनके पास उसकी किताब नहीं थी, लेकिन उनके पास उनके फ़ोन, नोटपैड और हैरानी की भावना थी। एक स्वाभाविक साहित्यिक सभा शुरू हो गई। लोग उसके पास आने लगे। उनकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी थीं। यह पूछ रहे थे कि क्या यह सच है। उन्होंने उससे अपने फ़ोन के पीछे एक खाली नोटपैड पर, एक नैपकिन पर, जो कुछ भी उनके पास था, उस पर ऑटोग्राफ देने के लिए कहा, ताकि इस उभरते लेखक से मिलने की निशानी उनके पास रहे। रजत नाम के एक युवा लड़के ने अपने फ़ोन के कवर पर ऑटोग्राफ मांगा और वादा किया कि वह तुरंत बुक खरीदेगा। मिसेज कपूर नाम की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पोती के लिए अपनी डायरी के खाली पन्ने पर एक छोटी लाइन लिखने के लिए कहा। जो हमेशा इतना अकेला रहा था, अचानक एक जीवंत समूह के बीच में था। वह एक सनसनी बन गया था, इसलिए नहीं कि उसने क्या हासिल किया था, बल्कि एक अकेले खूबसूरत पल की वजह से। उन्हीं लोगों के बीच एक तेज, ध्यान से देखने वाला बूढ़ा आदमी सब कुछ देख रहा था। वह अर्जुन मल्होत्रा था, एक मशहूर पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार, एक अनुभवी पत्रकार जिसने सब कुछ देखा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और चुपके से एक फ़ोटो खींची। शिकी एक वाइड एंगल तस्वीर जो लोगों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर अविश्वास और खुशी का मिला जुला भाव था। उसने एक कहानी देखी, एक मानवीय रुचि वाला लेख जो आम सेलिब्रिटी गपशप से कहीं यादा था। उसने एक ऐसी प्रतिभा देखी थी जिसे नहरंदा किया गया था, एक सफलता की कहानी जिसे बताया जाना बाकी था। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, लेकिन उत्साह नहीं रुका। जैसे ही यात्री उतरे, उन्होंने अपने डिब्बे में लेखक के बारे में बात की। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, फुसफुसाहट और फ़ोन कॉल से फैल गई। जब तक ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल रही थी, तब तक अगला प्लेटफॉर्म भी खबर से गुल्लार हो गया था। दूसरे डिब्बों के यात्री भी पास आए। उनकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी थीं। यह पूछ रहे थे कि क्या यह सच है। अर्जुन मल्होत्रा ने तेजी से काम किया। उसे एक कॉलम लिखना था और यह उसके लिए सोने की खदान थी। उसने अगले कुछ घंटों में अपना लेख सावधानी से लिखा, जिसमें उसने शिके संघर्ष, उसकी ज़बरदस्त प्रतिभा और ट्रेन पर हुई इस जादुई घटना का वर्णन किया। लेख, जिसका शीर्षक था यादों का नक्शा के अनकहे गीत, अगले हफ्ते उसकी पत्रिका में छपा और फिर बड़े समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किया गया। यह लेख एक सनसनी बन गया था। यह इस तरह से शुरू हुआ। दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस के शांत डिब्बों में इंजन की गूंज और बाहर के नारे की धुंधली तस्वीर के बीच मैंने एक साहित्यिक जागरण देखा। एक कलाकार जिसे उसी दुनिया ने भुला दिया था जिसे वह समृद्ध कर रहा था।
उसने अपने पाठक किसी पब्लिशर के ऑफिस में नहीं, बल्कि कुछ यात्रियों के दिलों में पाए। शिदास का यादों का नक्शा, एक ऐसा नॉवेला जो अपनी दिवंगत पत्नी अनन्या के लिए गहरे दुख और अटूट प्यार से जन्मा है। एक ऐसी उत्कृष्ट कृति है जो यह साबित करती है कि सबसे शक्तिशाली कहानियां वे होती हैं जो आत्मा से लिखी जाती हैं। यह लेख वायरल हो गया। इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और लाखों लोगों ने पढ़ा। लोग की यात्रा से प्रभावित थे। एक गुमनाम प्रतिभा को आखिरकार उसकी पहचान मिलने के विचार से वे मंत्रमुग्ध थे। बुक स्टोर्स, जिन्होंने यादों का नक्शा को छोड़ दिया था, अचानक उनके पास इसके लिए ढेर सारे ऑर्डर आने लगे। जिन पब्लिशर्स ने उसे पहले रिजेक्ट कर दिया था, वे अब उसके एजेंट को फ़ोन कर रहे थे और उससे मिलने के लिए कह रहे थे। 1 महीने के भीतर नॉवेला की 10 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी थीं। शिक का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह एक खूबसूरत नए घर में चला गया था। उसकी दीवारें अब बिना बिकी किताबों से नहीं, बल्कि आभारी पाठकों के फ्रेम किए हुए पत्रों से भरी हुई थीं। वह अब कोई परछाई नहीं था, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला लेखक था। उसके शब्दों को आखिरकार लाखों लोगों के दिलों में उनका सही घर मिल गया था। वह आज भी लिखता है, लेकिन अब वह एक नए मकसद, एक नई खुशी के साथ लिखता है। वह एक शांत दुनिया में एक कलाकार था, लेकिन अब उसका गीत सुना जा रहा था। एक भूली हुई गूंज आखिरकार साफ सुनाई दे रही थी।